Assalamualaikum everyone. This is Waqar bin Jamal from the platform of IOM for CSS Online Academy. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे का सेकंड लेक्चर, और इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे टॉपिक को इंटरप्रेट करते हैं, और ऐसे की डोमेन्स बताई थी, ऐसे की रिक्वायरमेंट्स एफपीएसए की बताई थी कि एफपीएससी का जो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होता है उसमें क्या क्या उसकी डिमांड्स होती हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, आउटलाइंस कैसे बनाते हैं, और इन सब चीज़ों पे आज का हमारा लेक्चर है। और इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हमारी वीडियो नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 वीडियो नंबर 1। और आज का ये लेक्चर मैं उर्दू में इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का है ये कहना है कि सर कोड स्विचिंग करें लैंग्वेज की, उर्दू में समझ ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों की इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि उर्दू में ही आपको करवाता हूँ। अगर जिस स्ट्रैटेजी से आपको बेटर समझ आए हमें तो वही फॉलो करनी है ना। तो कल आपके जो फीडबैक मिला, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड फॉर योर फीडबैक। सो आज हम देखने जा रहे हैं जी कि इंग्लिश ऐसे जो है ना उसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम देखने लगे हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा जिस ऐसे पे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड वे फॉरवर्ड। ये ऐसे आया है 2020 में, मतलब 2020 के जो एग्जाम्स में जो रिव्यू हुए ये ऐसे आया था उसमें। तो इसको हम इसकी आउटलाइंस भी देखेंगे कि किस तरह से इसकी आपने आउटलाइंस बनानी है। और उससे पहले हम बात करेंगे थीसिस स्टेटमेंट की कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसे में क्या होता है। सो व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? अ थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस आर टू इन द मिडल। एक सेंटेंस होता है या दो सेंटेंसेस होते हैं। इन द मिडल, मिडल में भी हो सकता है, आर द एंड ऑफ योर ऐसे इंट्रोडक्शन। जो आपका ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसके मिडल में या उसके एंड में आप थीसिस स्टेटमेंट होता है। It explains and summarizes a central claim you will discuss and prove in the essay body। ठीक है, तो ये क्या बात करता है जी? It explains, वजाहत करता है किस चीज की, and summarizes, और समरी बयान करता है। central claim, एक जो मरकजी आप दावा मतलब करने जा रहे हैं, अपने स्टैंस लेने जा रहे हैं, अपना मौकफ लेने जा रहे हैं, उसके बारे में वजाहत देता है। और सेकेंडली ये आपको जो है कि प्रूव इन द ऐसे बॉडी, और फिर इस जो क्लेम होता है इस क्लेम को आपने ऐसे बॉडी में प्रूव करना होता है। ये मतलब थीसिस स्टेटमेंट आपका जो होता है वो जो आपका एग्जाम चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको आपके बारे में डायरेक्शन दे रहा होता है कि आप अपने टॉपिक को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप क्या क्लेम बना के उसको कैसे प्रूव करने चाह रहे हैं। यू बेसिकली वन कह लें कि 1 or 2 सेंटेंस बेस्ड थीसिस स्टेटमेंट आपकी जो ऐसे है उसमें पूरे क्लेम के बारे में बता देता है कि आप क्या क्लेम करने जा रहे हैं और इसको किस तरह से आपने प्रूव करना है। तो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। इसके दो बुनियादी जो है ना एस्पेक्ट होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट के दो बुनियादी एस्पेक्ट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं जी? की एस्पेक्ट्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट होते हैं योर स्टैंस एंड वैल्यू एडिशन। स्टैंस क्या होता है कि आपने किसी टॉपिक को लेके, मतलब ये हमारे सामने जो टॉपिक पड़ा है पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड द वे फॉरवर्ड, ये टॉपिक है। अब इसमें आपने क्या स्टैंस लिया और अपने स्टैंस को प्रूव करने के लिए आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने टॉपिक को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ना इसमें आपने इसकी सारी डिस्कशन इससे मुतल्लिक आपने करनी है। तो अब हमारे यहाँ होता ये है कि हमने जो ऐसे हमें मिलता है, हम जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसको समझ नहीं पाते, वो हमारा कम्प्रिहेंसिव नहीं बनता, और वो कम्प्रिहेंसिव ना बनने की वजह से उसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। रिमेंबर, थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि इन जनरल होता है। क्योंकि जब आप थीसिस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर आप वो स्पेसिफिक लिमिटेड में ही रह के बात कर सकते हैं। आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इतना जनरल होना चाहिए, इतना वैल्यूएबल, इतना आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए कि आप उसको डिस्कशनेबल, डिबेटेबल होना चाहिए कि आप वो जो एफपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है 2500 से 3000 वर्ड की,
वो आप इसमें वो मतलब इतनी ज़्यादा डोमेन्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अगर आप अपने थीसिस स्टेटमेंट पहले ही आप स्पेसिफिक कर देते हैं तो फिर तो आप जो है ना वो आगे अगर किसी चीज़ को डिस्कस भी करेंगे तो वो इररेलेवेंट करा देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसने जो आपका ऐसे देखना है वो आपके थीसिस स्टेटमेंट की बिना पे देखना है, ठीक है। उसने आपकी रेलेवेंसी को जो जांचना है, परखना है, पड़ताल करनी है। he will be judging your essay by your thesis statement, so make it comprehensive. The more it will be comprehensive, the more your essay will be understandable. So understanding जो है ना ऐसे की वो relevance के साथ बहुत important है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें खुद तो चीज़ समझ आ रही होती है कि हमने क्या लिखा है, लेकिन दूसरे को इसकी समझ नहीं आ रही होती। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, ये बहुत मैटर करता है। एंड सेकंड थिंग कि आपने जब अपना स्टैंस लिया है तो आपके पास वैल्यू एडिशन क्या है, आपने किस तरह के आर्गूमेंट्स, किस तरह के एविडेंसेस ला के अपनी बॉडी के, अपनी ऐसे की बॉडी के अंदर अपने स्टैंस को प्रूव किया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट की बेसिक बुनियादी बातें होती हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि दो लाइनों वाला नहीं बल्कि टू सेंटेंस बेस्ड थीसिस स्टेटमेंट लिखें। उसकी रीज़न ये है कि पहले सेंटेंस में आप जो है ना वो प्रॉब्लम या अपने स्टैंस को बताते हैं या कोई भी क्लेम करते हैं, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर आपने वैल्यू एडिशन लगा के बता देना है कि किस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। मतलब उसका एक जनरल सा एक सेंटेंस के साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, ताकि आपको वहाँ पे जो है ना उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये तो होगी इसकी बात। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक थीसिस स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट लिखा है मैंने, तो वो देखते हैं कि उसमें क्या वो ये सारी बातें फिल कर रहे हैं या पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहा। The informal economy is the diversified set of economic activities, enterprises, jobs, and workers that are not regulated or protected by the state, and is characterized by many issues such as current account deficit, fiscal deficit, high cost of doing business, low ease of doing business, lack of export infrastructure, and so on. This needs an integrated and broadened strategy to uplift पाकिस्तान इकोनॉमिक शिप आउट ऑफ ट्रबल। अब अगर इस पे गौर करें, इसमें जो पहली बात है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी बता दिया है और उन इश्यूज को भी बता दिया है जो इसके अंदर आते हैं। मतलब इसकी वजह से जो इन यूं कह लेंगे डीरेगुलेटेड जो सिस्टम है या फिर जो अनप्रोटेक्टेड आपके जो इकोनॉमी है उसकी वजह से क्या क्या जो कैरेक्टराइज मिसाइल क्या क्या होते हैं, तो वो हमने भी इधर डिस्कस कर लिए हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। अब एग्जामिनर जो है पेपर चेकर उसे यहाँ से पूरा क्लू मिल गया है कि आप अपने ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही सेंटेंस में लाइट थ्रो कर दिया कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंटरप्राइजेज, जॉब्स एंड वर्कर दैट आर नॉट रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट इज कैरेक्टर। तो इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये जो इनकी जो अनप्रोटेक्शन है या इनको प्रोटेक्ट ना करना जो है वो आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी है। और सेकंड थिंग कि आप जो है आपने जो इश्यूज डिस्कस किए हैं कि जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो मीन्स कि ये सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ऐसे के अंदर। और उसके बाद लैक ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन, दिस नीड्स एन इंटीग्रेटेड एंड ब्रॉड स्ट्रैटेजी। ये भी आपने इन जनरल बता दिया कि इसके लिए एक इंटीग्रेटेड एक हॉलिस्टिक जो है ना स्ट्रैटेजी अप्रोच चाहिए एंड ब्रॉड स्ट्रैटेजी टू अपलिफ्ट, इसको तरक्की देने के लिए, उठाने के लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक शिप आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर, कि वो जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बुरी सूरत हाल है उससे इसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि कोई इंटीग्रेटेड और ब्रॉड एंड स्ट्रैटेजी को जो है ना फॉलो किया जाए। तो ये होता है थीसिस स्टेटमेंट। अब ये दो सेंटेंसेस हैं लेकिन ये लाइंस तकरीबन 8 के करीब राउंड अबाउट लाइंस बन रही हैं। तो इस तरह से आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखना है कि वो बड़ा कम्प्रिहेंसिव हो और उसमें जामिया वर्ड्स मतलब और सेंटेंसेस उसके जगह उसमें आप क्लासेस ज़्यादा लगा सकते हैं, कॉमास वगैरह का यूज़ करके आप ज़्यादा क्लासेस लगा लें, लेकिन वो सही कम्प्रिहेंसिव बनाएं उसको, ठीक है।
और जो आप क्लेम करें उसको फिर आपने उसको अपने ऐसे बॉडी के अंदर आपने प्रूव भी करना है। अब जब इस आपने बात की है दिस नीड्स एन इंटीग्रेटेड एंड ब्रॉडेंड स्ट्रैटेजी, तो जो इंटीग्रेटेड एंड ब्रॉडेंड स्ट्रैटेजी है वो भी आप डिस्कस कर रहे होंगे आप जो आपके ऐसे का दूसरा पोर्शन है यानी इन द वे फॉरवर्ड में। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी में तो आप ये इश्यूज डिस्कस करेंगे और ये जो सारे मसाइल ऊपर बताए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आगे उसने बात की है उसकी वे फॉरवर्ड की यानी कि सॉल्यूशंस की, what can be the solutions to resolve this issue of economy and how Pakistan economy can be formal। ठीक है, तो ये इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो है ना आपने सॉल्यूशंस भी देने हैं, और वो सॉल्यूशंस आप अपने थीसिस स्टेटमेंट के इस सेंटेंस के लाइट में बता रहे हैं कि दिस नीड्स एन इंटीग्रेटेड एंड ब्रॉडेंड स्ट्रैटेजी टू अपलिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक शिप आउट ऑफ ट्रबल वाटर। अब ये बेसिकली है तो 6-7-8 लाइन है, लेकिन इन्होंने आपके पूरे ऐसे की जो है ना पूरी डायरेक्शन बता दी है। एग्जामिनर को यहाँ से आइडिया हो गया है कि आप अपने ऐसे में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहीं से आपकी रेलिवेंस का भी अंदाजा हो रहा है कि आप अपने ऐसे में कितने रेलिवेंट रहेंगे। ठीक है, रेलिवेंस बहुत मैटर करती है। ठीक है, और फिर वो कोहेरेंस और कोहेजन पे हम बात कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपने इस तरह से इस थीसिस स्टेटमेंट को देखना है, और थीसिस स्टेटमेंट देखते हुए एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जो आपने एक साइड पिक करनी होती है। ठीक है, आपने कोई ऐसे आपको मिलता है और आप उसका थीसिस स्टेटमेंट, एक मैं आपको एक टिप दूंगा कि थीसिस स्टेटमेंट डायरेक्ट आप वहाँ पे ना लिख दें, पहले आप रफ में लिखें। ठीक है, पहले आपने रफ में थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, ताकि आप जब वहाँ पे दोबारा फिर में जब ऐसे में लिख रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ काटनी पड़े तो मसला ना हो, पहले रफ में काट के उसको एक बार फेर कर लें और फिर लिखें इस तरह से। तो थीसिस स्टेटमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऐसे में। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि वीडियो नंबर 1 में कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, योर स्टैंस होता है और वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी है। थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस और एक या दो इन द मिडल आर एंड ऑफ द योर एसेस इंट्रोडक्शन। होता है किसमें जी, लिखना किसमें होता है आपने अपने एसओ के इंट्रोडक्शन में। ये नहीं है कि आपने कहीं पैराग्राफ के मतलब इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद कहीं जाके थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और ये जो इसकी मैंने आपको 2 एस्पेक्ट्स बताए कि स्टैंस और वैल्यू एडिशन, ये भी दोनों होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन कर रहे होते हैं। उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ऐसे में जब मैंने पहला लेक्चर करवा रहा था तो मैंने आपको ऐसे बताया था, और ऐसे के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपने जो है ना उसको अंडरलाइन करें। तो आउटलाइंस का उन्होंने कहा हुआ, तो जो चीज़ पूछी नहीं है तो वो आपने क्यों करना है, वो आप किस लिए करेंगे। ठीक है, सो आप लोगों का जो थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, मिडल में या एंड में। अब इंट्रोडक्शन की जो अप्रोच है वो हम आउटलाइंस की बात करेंगे। पहले मैं आपको आउटलाइंस बनाना सिखाऊंगा ताकि फिर हम इंट्रोडक्शन वगैरह को डिस्कस कर सकें कि इंट्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, और फिर इंट्रोडक्शन की जो 2-3 अप्रोचेज हैं वो भी सिखाऊंगा, और उससे पहले कि आपको थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 2 में हम देखने जा रहे हैं आउटलाइन इन पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग, कि किस तरह से आउटलाइंस बनाते हैं और पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में हम बात करेंगे आउटलाइन इन पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग।